सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही जो लास्ट टाइम पढ़ा था, यहाँ तक मैंने एंड किया था। बट अभी भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर बाकी है, तो वो मैं अभी आज क्लियर करूँगा। माइक्रो इकोनॉमिक कौन सी स्टडी है भाई? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक फर्म की स्टडी, एक घर की स्टडी, एक कमोडिटी के प्राइसेस की स्टडी, इंडिविजुअल प्राइस। जैसे प्याज या पटेटो, टमेटो, पिज़्ज़ा, बर्गर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ। एक घर के अंदर, हाउस होल्ड मतलब घर, एक घर में कितने लोग हैं, कितने डिपेंडेंट है, कितने इनकम अर्नर्स है, कितने इन्फेंट है, चाइल्ड है, अडल्ट है, वो सब, सीनियर सिटीज़न कितने, एक फर्म कितने पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स का अपना क्या रेशियो है, उनका बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, उनका सालाना प्रॉफिट क्या है, ये सारी स्टडी इंडिविजुअल है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एक स्टडी है पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की हो सकती है, इंडिविजुअल प्राइसेस की, वेजेस की। एक बंदे को कितना वेजेस मिलता है, एक इंडस्ट्री में काम करने वाले बंदे को कितना वेजेस मिलता है, एक पर्सन की इनकम क्या है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की भी स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्री तो बहुत सारे लोग होते हैं, है तो एक ही ना, इंडस्ट्री कितनी, एक ही ना। तो लेट से एग्जांपल लूँगा अगर मैं कोई इंडस्ट्री का, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, इसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, इसका सालाना रेवेन्यू कितना है, इनके अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चेक करें, इनके वर्कर्स चेक करें, इनका जो लॉसेस हुआ है कौन से साल, मतलब एक यूनिट, एक इंडस्ट्री की कितने भी चीज़ों की बात कर लो, लेकिन है तो एक ही ना। और एक पर्टिकुलर कमोडिटी, लेट से अगर आप मैं बोलूँ पर्टिकुलर फर्म की स्टडी कर ली, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक घर की स्टडी कर लो, इंडिविजुअल प्राइसेस समझो, एक घड़ी का जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। वेजेस, एक वर्कर को इंडस्ट्री में काम करने से कितना वेजेस मिलता है, कितना वेजेस मिलता है, इंडिविजुअल एक बंदे की इनकम कितनी है, वेजेस, इनकम, एक कम इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, राइट, उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितनी इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब चीज़ें। और एक पर्टिकुलर कमोडिटी, लेट से आपका स्कूल बैग, थोड़े डायग्राम से समझ जाओगे ना फ्रेंड्स, ये रैंडमली बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स, इंडिविजुअल स्टडीज़ होती है ये। और जब आप इंडिविजुअल स्टडी करते हो, पूरे इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। तो ये जो मैंने आज जो इस लाइन के नीचे से जो स्टार्ट किया है, उसको पहले से मेरे साथ दोहराना है आपको, सिर्फ सुनना नहीं है, दोहराना है मेरे साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, individual prices, wages, income, individual industries and particular commodity। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेंड्स एक छोटे यूनिट की स्टडी है। आप बोलो सर इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, इसको आपने दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया? अरे जाहिर सी बात है, एक घर की स्टडी करे तो इकोनॉमिक्स हो गया, लेकिन उसको कौन सी अप्रोच बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक देश की स्टडी करे तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस और नो? आ रहा है ना समझने? यस और नो? अब जो है हम अगला जो नोट्स है वो देखेंगे। और आज अब जो हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आज। सिंपल, टेक्स्ट बुक में आई थिंक टोटल 9 या 8 फीचर्स दिए हैं। लेट्स सी, हम लोग देखेंगे एक साथ। पहला जो फीचर है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। आपको बताया तो था अभी,
सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल स्टडी है, एक फर्म की, एक हाउस होल्ड की, एक इंडस्ट्री की, एक प्रोडक्ट की, किसी की भी। यस और नो? माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। कोई पूछेगा कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर समझो मैंने ही आपको पूछ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या भाई, तो आप बोलना सर माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक के इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है। बोल पाओगे ना? इतना इजी है भाई, शुरुआत है तो थोड़ा बेसिक भी आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार मजबूत हो जाए, उसके बाद तो मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाओगे। इनिशियल स्टेज है, धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर अगला जो आया है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपके फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें आपको देख लेना है, रीड कर लेना है बुक में, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक ओपन करूँगा तो फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँगा, इससे अच्छा ड्रॉ करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको विजुअल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड पे। हम जो देखते हैं ना वो जल्दी हमारे माइंड में छप जाता है। सुना हुआ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जो देखा हुआ वो ज़्यादा दिन आपके माइंड में रहता है। एग्जाम्पल, जैसे मूवी की पूरी स्टोरी याद है, अगर मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाऊँ सिर्फ, सो भी जाओगे और शायद याद भी नहीं रखोगे। लेकिन मूवी देखी हुई 10 साल पुरानी भी तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। वैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया आपकी हेल्प के लिए। सही है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या थे? पहला फीचर क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और दूसरा क्या है? प्राइस थ्योरी बोला गया इसको। अरे भाई, किसी भी गुड्स की या सर्विसेज का प्राइस किस पे निर्भर करता है? बोलो, सोचो। किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस का प्राइस किस पे निर्भर करता है? सबको पता होगा, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे। आज आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था आईफोन का, अब मैं आपको लेट से डोमिनोज पिज़्ज़ा का एग्जांपल दूंगा। लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, इसलिए ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स, डिमांड एंड सप्लाई। अभी डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है, उसका कोई पिज़्ज़ा जो चीज़ या मोज़रेला, जो कई प्रकार के पिज़्ज़े हैं, 350, 400, 600, 800 रुपये तक जाते हैं भाई। उसकी डिमांड है। अभी डोमिनोज के अलावा और भी पिज़्ज़ा कंपनीज़ हैं भारत में। एक ही है क्या? डोमिनोज ही है पूरे भारत में? बहुत सारे हैं। पिज़्ज़ा कैप्रिना है, डोमिनोज के अलावा पिज़्ज़ा हट है, ये सब पिज़्ज़ा मेनिया है। ऐसे बहुत सारी छोटी 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 इंडस्ट्रीज़ खुली हुई है। और डोमिनोज भी एक लीडर है पूरे इंडियन मार्केट में। बहुत अच्छा उन्होंने अपना मार्केट बना के रखा है। तो उनके प्राइसेस हाई इसलिए हैं क्योंकि उनकी डिमांड हाई है। जब किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है ना, तो कंपनीज उनका प्राइसेस बढ़ाने लगती है। जब उनको मालूम पड़ जाता है भाई उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब उसकी डिमांड नहीं हो रही है, तो उनके प्राइसेस घटने लग जाते हैं। जैसे जियो आया तो सब वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इनके रेट्स भी घट गए और कुछ कंपनीज बंद भी हो गई। लेकिन जियो आने से पहले हमारे साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। 1 GB डेटा के लिए भी 250 रुपये भरते थे महीने के लिए, आज 1 GB एवरीडे मिल रहा है। सही बात है ना? सो ये सब कुछ उसकी डिमांड एंड सप्लाई से होता है। जियो आने से वोडाफोन की डिमांड कम हो गई। आज मुझे लगता है जियो इतने अच्छे से कॉम्पीट कर रहा है कि वोडाफोन के इतने लॉसेस हो रहे हैं, शायद उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी भी कम हो गई अब तो। सो प्राइस थ्योरी, आप बोलोगे सर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? उसकी डिमांड और सप्लाई से। और इसका डिमांड एंड सप्लाई, ये जो बेसिक एक प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हो उसके क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस और नो? लेट से मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फिलहाल मुझे इनिशियली स्टेज में डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बट थोड़ी आदत लगनी चाहिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई कमोडिटी का प्राइस समझो 10 रुपये है। वो 10 रुपये की चीज़ 30 यूनिट बिकते हैं उसके। कितने यूनिट बिकते हैं? 30। जब 10 रुपये थे तो डिमांड कितनी हुई उसकी? 30। अब प्राइस 10 से क्या हो गया? 20। तो उसकी डिमांड क्या हो गई? 20। आप बोलो ये क्या हो गया सर? जब सस्ता था तो ज़्यादा बिक रहा था,
और जब 10 से 20 हुआ, महंगा हो गया, तो कम बिक रहा है, सिंपल। और जब वो और महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा, समझो 30 रुपये हो गए, तो सिर्फ कितने यूनिट बिकेंगे? 10। तो ये बात से समझने आ रहा होगा, जब हाई प्राइस होता है तो डिमांड क्या हो जाती है? लो डिमांड। और जब लो प्राइस होता है तो डिमांड हो जाती है हाई। मार्केट में आप ऑब्जर्व कर लो, आप जब जाते हो, टी शर्ट अगर जो आप 700 800 1000 वाली टी शर्ट खरीदते होंगे या 400 वाली खरीदते होंगे, अगर वो सिर्फ 100 रुपये में मिलने लग जाए, आप 5 के एक के बदले 5 खरीदोगे, क्योंकि पहले 500 में एक खरीदते थे, अब 500 में कितनी मिल रही है? 5। तो आपकी परचेसिंग बढ़ जाती है। और जब चीज़ों का भाव कम होता है ना, तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है फ्रेंड्स? परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, इसीलिए उसकी डिमांड हाई हो जाती है। लो प्राइस पे हाई डिमांड, परचेसिंग पावर हाई। हाई प्राइस पे लो डिमांड, क्योंकि परचेसिंग पावर लो। आ रही बात समझने? लेकिन ऑन अदर हैंड, यहाँ तो आप कंज्यूमर बन के सोच रहे थे, यहाँ आप ग्राहक हो। ग्राहक तो हमेशा अपना फ़ायदा चाहता है। हर चीज़ सस्ती, अच्छी, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। लेकिन सप्लायर को भी अपना घर चलाना है, अपने रिसोर्सेस जो उन्होंने परचेज़ करी, अवेल करी है, वेजेस, रेंट, ये सब निकालना है उसको। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ये जो होता है, इसको बोलते हैं सेलर। क्या बोलेंगे? मैं हिंदी में नहीं लिख सकता इसका, आप समझ जाओ। सप्लाई, इसको डिमांड, ग्राहक को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर को हिंदी में ग्राहक, सेलर को क्या बोलते हैं? वो तुम समझ लो। सेलर जो है, अपना बेनिफिट सोचना चाहता है, अपना बेनिफिट सोचना चाहता है। तो 10 रुपये में वो सिर्फ 10 ही यूनिट बेचता है। देख लो, खरीदने वाला 30 खरीदेगा क्योंकि सस्ता है, लेकिन बेचने वाला कम बेचेगा क्योंकि बचत ही नहीं भाई। 10 रुपये, आठना बोलते ना, अठन्नी, 50 पैसे, 80 पैसे के लिए एक बिजनेस नहीं करते लोग, उन्हें ज़्यादा कमाना होता है। अब 10 रुपये में सिर्फ 50-30 पैसे नहीं कमाना चाहेगा, तो वो 10 ही यूनिट बेचता है। क्यों? क्योंकि बचत कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें पैसे भी कम डालेगा और उसकी सप्लाई भी कम कर देगा। वैसे ही जैसे उसको दाम बढ़ के मिलेगा, 10 से कितना मिल रहा है अभी? 20, तो उसमें अपनी सारी रिसोर्स डालने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बेचना चालू करे। तो 20 पे कितने बेच रहा है वो? 20। और समझो उसको 20 का 30 मिलने लग गया, मार्केट में भाव मिल रहा है उसको, तो वो 30 रुपये पे 30 यूनिट बेचने की सोचेगा। ये एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, समझने के लिए। कम भाव पर ज़्यादा खरीदेगा कौन? ग्राहक। कम भाव पर कम बेचेगा कौन? सेलर। कम भाव पर ज़्यादा खरीदने वाला ग्राहक, कम भाव पर कम बेचने वाला सेलर। वैसे ही ज़्यादा भाव पर कम खरीदता कौन है? ग्राहक खरीदता है। बोला भाई महंगा है, पूरा महीना पैसा चलाना है, सैलरी आई नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो वो ज़्यादा भाव पे कम खरीदेगा। और सेलर बोलेगा मेरे को तो अच्छा भाव मिल रहा है भाई, 30 रुपये है तो 30 के 30 लेके जा, ज़्यादा बेचेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही होगी शायद फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ देख लेना, इधर मैं लिखूँगा डिफरेंस। क्या लिखूँगा फ्रेंड्स? डिफरेंस। अब देखो, 10 रुपये पे कितनी डिमांड हो रही है? 30, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है? तो 20 की शॉर्टफॉल आ रही है। खरीदने वाला ज़्यादा है, बेचने वाले कम हैं। और इधर तीसरा एग्जांपल देखो, 30 पे डिमांड कितनी है? 10, सप्लाई कितनी हो रही है? 30। मतलब मार्केट में ज़्यादा पड़ा है लेकिन खरीदने वाले कम है, तो यहाँ ज़्यादा है, प्लस है। तो इधर लिखूँगा डी और एस, इधर भी लिखूँगा डी और एस। डी मतलब डिमांड, एस मतलब सप्लाई। डी ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है? इधर फर्स्ट कॉन्सेप्ट में डी ज़्यादा है,
तो डी इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, और इधर डी ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है, इधर सप्लाई ज़्यादा है, तो डी इज स्मॉलर देन सप्लाई। अब आप बताओ, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो सेलर क्या करेगा? डिमांड ज़्यादा है, समझो आप प्याज लेने गए मार्केट में, और प्याज की डिमांड जो है, समझे फ्रेंड, प्याज का आप मार्केट में गए, प्याज की डिमांड ज़्यादा है, आप गए, सब लोग लाइन में लगे रखे हैं, और भाई प्याज दो प्याज दो, बेचने वाले के पास प्याज ज़्यादा नहीं है, लेकिन है क्या? नहीं, कम है। मोस्टली देखो अभी लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है, आप लेने जा रहे हो तो दाम बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिमांड ज़्यादा होगी और उनके पास स्टॉक नहीं आ रहा है। यस सर नो, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, 10 से प्राइस क्या हो जाएगा, 20 करने की वो सोचेगा, बोले नहीं भाई 10 का क्यों बेचूँ, 20 का बेचूंगा, ज़्यादा कमाऊंगा। समझा? और यहाँ 30 रुपये वाले में देखते हैं, अब रेट 30 रुपये था, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब दुकान पे बहुत सारी चीज़ें स्टॉक पड़ी है, खरीदने वाला नहीं है कोई। तो ऐसे टाइम पे सेलर क्या बोले, यार 30 रुपये में तो बिक नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, 30 से रेट क्या करूँगा, 20। अब होता क्या है, 20 में डिमांड कितनी हो रही है, 20, सप्लाई भी कितनी हो रही है, 20, मतलब ग्राहक भी खुश, सेलर भी खुश, कंज्यूमर भी खुश, सेलर भी खुश, और मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा उस कमोडिटी का, 20 रुपये। ध्यान से एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करके सुन लेना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फर्स्ट टाइम आप इतना कॉन्सेप्ट देख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना टफ है ये। कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है मार्केट के अंदर, वो डिस्कस कर रहे थे हम। सस्ता रहेगा, ज़्यादा मांग होगी, सप्लायर के पास कम स्टॉक बचेगा तो दाम बढ़ा देगा। महंगा रहेगा तो सप्लाई कम होगी, राइट? महंगा रहेगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तो सप्लायर यहाँ क्या सोचेगा, यार दाम कम कर देता हूँ। तो एक ऐसा प्राइस ज़रूर होता है जहाँ आके वो डिसाइड होकर फिक्स हो जाता है, उसी प्राइस को मार्केट में प्रिवेल करना होता है, मतलब वो मार्केट में रेट है। अभी आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल फ़ोन 25,000, तो कंपनी कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसको 15 पे भी लाती है। क्यों? क्योंकि 25 पे कोई ख़रीद ना रही होगा, कोई ख़रीदेगा तभी बेचेंगे ना, तो 25 पे डिमांड नहीं हो रही होगी, तो धीरे धीरे ऑफर्स, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस करते रहते हैं, बराबर ना, बार बार ऐड लाते रहते हैं। ये चीज़ है प्राइस थ्योरी। और इसका ये जो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला था, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये अभी ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि पहले आपको ये समझना है। इसको 2 बार देख लेना, इस वीडियो को, धीरे धीरे समझने आएगा। ओके, अब जो तीसरा हम फीचर पढ़ने वाले, पहला फीचर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक एक स्टडी है इंडिविजुअल यूनिट की। दूसरा है सर ये प्राइस थियरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट। अब इसमें टोटल 8 पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम बोला था 7 या 8 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट हो गए, अब 6 बाकी है, 3 4 5 6 7 8। तो पहले ना मैं आपको इसमें जो इजी है ना सबसे, वो पहले पढ़ाऊँगा, एक सीक्वेंस में चलेंगे अपन। इजी वाला काम पहले, लाइफ में रूल याद रखना, इजी वाला काम पहले, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो ये हो गया, अब ये भी कर लूँगा। ओके, तो इजी वाला काम क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। किस पे बेस्ड है? अजम्पशन पे बेस्ड है। अजम्पशन क्या होते हैं? एज्यूम कर चलना, मतलब मान कर चलना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन उसे मानकर चलने को बोलते हैं एजम्पशन। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन पे बेस्ड है। बहुत सारे एजम्पशंस है, जैसे नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन हैबिट्स, नो चेंज इन इनकम,
नो चेंज इन taste, no change in income, no change in habits, no change in प्रेफरेंस। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एजम्पशन है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन इनकम, इन सारे एजम्पशंस पे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लॉ बने हुए हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक बात बताओ, ज़रूरी है क्या हाई प्राइस पे लो डिमांड ही होगी? कई लोग हाई प्राइस पे हाई डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनस है, क्या वो सस्ता होने पे ज़्यादा खरीदेंगे? अरे चलो आज प्याज सस्ता है, चलो प्याज ज़्यादा खरीद के रख लेते घर पे। वो नहीं करते ऐसे। वो लोग क्या सोचते हैं, हाई प्राइस हाई डिमांड, उनका ऐसा अप्रोच होता है। मतलब ज़्यादा महंगा होता है ना तो वो ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस का सवाल है भाई। 40 लाख की गाड़ी 20 लाख की हो जाएगी तो तब नहीं खरीदेंगे, वो उसको शायद देखेंगे भी नहीं। 40 लाख की गाड़ी अगर 1 करोड़ की हो जाएगी ना तो ज़्यादा डिमांड करते हैं ऐसे लोग। अपर क्लास में बेसिकली ऐसा होता है। तो ये जो जो एजम्पशंस है कि हाई प्राइस पे लो डिमांड होती है, लो प्राइस पे हाई डिमांड होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब लॉ जो भी बना है वो कुछ एजम्पशंस पे बना है। वो एजम्पशन क्या है कि कोई की इनकम चेंज नहीं होगी, कोई टेस्ट हैबिट चेंज नहीं होगा, कोई के प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। ये सुनो, ये सारे अजम्पशन से ही माइक्रो इकोनॉमिक में जितने भी लॉ बने हैं वो सब किस पे बने हुए हैं? एजम्पशन पे बने हैं। और डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझ लो कि भाई एजम्पशंस पे बेस्ड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, किस पे बेस्ड है? एजम्पशंस पे। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, स्लाइसिंग मेथड। मैंने थर्ड को स्किप किया है, पहले जो इजी है उसको हम अपने माइंड में सेट करेंगे। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है? मैंने आपको सीधा बोला, लेट से मैंने अगर आपको एक तरबूज दे दिया, वो तरबूज आप क्या एक साथ खा लोगे? नहीं ना। तो आप पहले तरबूज को छोटे छोटे स्लाइस में कट करोगे और फिर सारा घर या घर वाले जो भी है बैठकर इसे खाएंगे। स्लाइस में वैसे ही देश को भी एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, उसको स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके स्टडी करनी होती है। और ये जो स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स सारे जो स्टडी किए जाते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बनता है। तो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है, मतलब स्लाइस करना, किसी बिगर ऑब्जेक्ट को छोटे यूनिट में स्लाइस करने को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। वैसे ही इकोनॉमी को छोटे छोटे हिस्से में स्टडी करने को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। पॉइंट नंबर 4 क्लियर, 5 क्लियर, आई होप। और 7 पॉइंट पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें 6 को थोड़ा बाद में देखेंगे। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप बोलो सर ये क्या लफड़ा है? मार्केट स्ट्रक्चर आपकी नज़र में तो सिर्फ मार्केट है। हाँ भाई मार्केट होता है, आपकी नज़र में क्या होता है? मार्केट, मार्केट क्या होता है? कभी देखा मार्केट? मार्केट की कोई जगह देखी है? फ्रेंड्स, मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस। मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस। एक्सचेंज किसके बीच में होता है? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। किसके बीच में होता है? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो उसे मार्केट कहा जाता है। बोलो वापस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। लेकिन आपकी नज़र में मार्केट तो सिर्फ एक ही है ना भाई, जाओ सब्जी मार्केट हो गया, कपड़े का मार्केट हो गया, ऐसा वो आपको समझ नहीं आता है। वो हब है जहाँ बायर और सेलर मिलते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा मोनोपोली मार्केट भी होता है, ठीक है, डुओपोली मार्केट भी होता है, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट भी होता है, ओलिगोपोली, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है?
परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। डुओपोली क्या? दो सेलर। ओलिगोपोली मतलब क्या? फ्यू सेलर, इधर टू, इधर वन सेलर। मोनोपोलिस्टिक क्या? बहुत सारे सेलर। अभी साबुन देख लो, एक ही ब्रांड की आती क्या? कम से कम भारत में 100 ब्रांड की साबुन, उससे ज़्यादा ब्रांड की साबुन बिक रही है। सब लोग साबुन ही बेच रहे, प्रोडक्ट क्या है? साबुन। लेकिन टेस्ट, उसका जो प्राइस है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, पैकेजिंग है, सब अलग। यस और नो? सब अलग है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें मोनोपोलिस्टिक में आते हैं। बेच रहे सब एक ही प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग भाव पर, अलग अलग पैकेजिंग, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फ्रेगनेंस। यस और नो? और ये जो दूसरा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ये अभी नहीं, इनिशियल स्टेज पे ये सब बातें नहीं करूँगा। तो मार्केट एक टाइप का नहीं होता, मार्केट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5। पहला क्या है फ्रेंड्स? मोनोपोली। दूसरा डुओपोली, जहाँ दो सेलर होते हैं। अब दो सेलर का एग्जांपल बताऊँ, टाटा एंड अडानी। अभी मुंबई सबर्बन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन है? टाटा, अडानी। उसके अलावा तीसरा कोई दिखता नहीं है, मतलब डुओपोली। खाने में कौन फूड डिलीवरी कौन करता है घर पे? स्विगी, जोमेटो, मतलब डुओपोली। मोनोपोली का एग्जांपल बोलो, इंडियन रेलवेज। ओलिगोपोली का एग्जांपल बोलो, कम्युनिकेशन। एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन। यस नो? आइडिया। और मोनोपोलिस्टिक का जितने भी, लेट से मोनोपोलिस्टिक में तो सोप की एग्जांपल लूँगा। सोप का एग्जांपल है डेटॉल है, सोप, हमाम, संतूर, अरे बहुत सारे है सोप ही। अलग डिज़ाइन, अलग पैकेजिंग, अलग फ्रेगनेंस, हर चीज़ अलग। और इसके बारे में मैं अब जब अगले लेक्चर्स होंगे तब डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जितने अभी मैंने कितने पॉइंट्स पढ़ा दिए, पहले 2 पॉइंट ये पढ़ा दिए मैंने, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड पॉइंट प्राइस थ्योरी समझा दिया मैंने। चौथा पॉइंट हो गया हमारा एजम्पशन पे बेस्ड है, और सारे लॉ भी एजम्पशन पे बने हुए हैं। स्लाइसिंग मेथड मैंने पढ़ा दिया है। मार्केट के टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, उसे मार्केट स्ट्रक्चर बोला गया है। और इसका जो ये अगला पॉइंट है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो बैलेंस पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 3। ये हम 3 जो पॉइंट्स है, ये इम्पॉर्टेंट है इस टेक्स्ट बुक में। ये कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, ये फर्स्ट चैप्टर में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, ये डिटेल में स्टडी करेंगे और